जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। बोर्ड भी जी सर दिखाई आ दे रही रहा है। है? सर दिखाई दे रहा है। चलें, शुक्र है दिखाई दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। वेली जनता, वेले लोग, जब दिल किया उठ के पढ़ा लिया, पढ़ने बैठ गए आप लोग, ऐसा ही है ना? चले, आज यूनिट चूंकि हमारा कंप्लीट हो गया था अब दो प्लान मेरा बन रहा था कि एक तो ये था कि यूनिट शुरू करवा दूं आपको उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब दूसरा प्लान बन रहा है कि आपको यूनिट शुरू करवा दूं सॉलिड्स का। करने तो हैं दोनों, चलिए फिर पहले सॉलिड्स को स्टार्ट कर लेते हैं। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। आपको कोई बताया एकेडमी वालों ने कि आपके टेस्ट कब से शुरू कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं बताया। सर ने ये कहा था कि ट्यूसडे से शायद स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, चलें अब कोशिश करो कि जो है ना आप लोग जरा गुफ्तो शनीद, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस चला करती है ना आपस में, ये बाद में कर लीजिएगा, टाइम बड़ा होता है आपके पास ना, तो सही है। अभी जरा थोड़ा सा ध्यान से ये सुन लो। वैसे सुनते तो आप लोग घर वालों की भी नहीं, तो कोशिश करो कि सुन लो ताकि काम को हम लोग लेके चलें। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का यूनिट है हमारा, इसमें आपके डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, उसके साथ डिफरेंट पैरामीटर्स जो सॉलिड्स के हैं, मतलब डिफॉर्मेशन के पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन बेसिस पे, उसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स को डिस्कस किया जाएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी और कुछ शॉर्टकट्स होंगे, और उसके साथ साथ फिर हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी का आर्टिकल इस यूनिट में शामिल है। तो कोशिश करते हैं कि इसे दो यूनिट में, दो लेक्चर्स में हम लोग जो है वो सम अप कर दें, समराइज कर दें, वाइंड अप कर दें इसे, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स पे। अच्छा, इससे पहले ना जब हम लोग बात करते हैं ना सॉलिड्स पे, तो इससे पीछे जो टाइप्स वगैरह हैं इसकी, उसे आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है कि कौन कौन से सॉलिड्स हैं, जिसमें आप लोगों ने क्रिस्टलाइन पढ़ा था, अमाफस पढ़ा था, पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं, ये पढ़ लेने हैं आप लोगों ने, ये यूएचएस की आउटलाइन में नहीं है। मैं बात करूंगा स्टार्ट डिफॉर्मेशन से, और डिफॉर्मेशन के साथ ही बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से पैरामीटर है जो सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन का बायस बनते हैं, कैसे कैसे उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है, उससे लेके चलेंगे। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें एटम्स किसी हद तक अरेंजमेंट में होते हैं। लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात की जाए, तो हमारे पास एटम्स जो है वो रेगुलर ऑर्डर में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और वेरी शॉर्ट रेंज डिसऑर्डर होता है। जब हम लोग किसी बॉडी की, किसी सॉलिड्स, किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने उसके एटम्स को डिस्टर्ब कर दिया, उसके एटम में बिगाड़ पैदा कर दी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने लेक्चर के दौरान रेगुलर क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी बॉडी को हीटअप करते हो या किसी बॉडी को आपने टेढ़ा कर दिया, डीफॉर्म कर दिया, तो क्या आपने उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर तब चेंज होता है जब एटम डिस्टर्ब होता है। अब देखो ना, ये मेरे पास मार्कर है, ये सॉलिड है, इसे पॉलीमेरिक सॉलिड बोलते हैं, आर्टिफिशियल सॉलिड भी कहते हैं। इसे मैं हीटअप करता हूँ तो ये टपकना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, पेस्ट सा बन जाएगा। क्या इसका एटम पेस्ट बन गया? नहीं, एटम वही है। एक सॉलिड था, उसे मैंने हीटअप किया, लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड से हीटअप किया, गैस में चेंज किया, गैस से हीटअप किया, आयोनाइजेशन हुई। जब आयोनाइजेशन स्टार्ट होगी फिर हम कहते हैं
इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। उससे पहले पहले इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। अब मेरे पास सॉलिड है, मैंने क्या किया, उस सॉलिड पे फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई का लाइक रबर बैंड है, रबर बैंड का मतलब मैंने उसे खींच के उसकी लेंथ में इजाफा कर दिया। अब लेंथ में इजाफा करने का मतलब है क्या मैंने एटम्स का साइज बढ़ा दिया? नहीं, ऐसा नहीं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, उसे डिस्टर्ब करते हो, तो असल में आप उस मटेरियल के एटम्स के दरमियान, उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उन्हें चेंज कर रहे होते हो, डिस्टर्ब कर रहे होते हो। समझ रही बात की? अब आप जब डिफॉर्म करते हो, लाइक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है एक बॉल की, कि ये बॉल है, और फिर इसी बॉल को आपने जब हर साइड से स्क्वीज किया, फोर्स अप्लाई की, तो इस बॉल का साइज पहले से छोटा हो गया। अब बॉल का साइज पहले से छोटा होने का क्या मतलब? क्या एटम्स का साइज कम हो गया? नहीं, एटम्स का साइज कम नहीं हुआ, बल्कि एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस थे वो डिक्रीज कर गए, वो कम हो गए। उन डिस्टेंसेस के कम होने से हम क्या कहते हैं कि एटॉम, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कम हो गया, मटेरियल की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, बड़े साइज से, बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में आ गई। अब यहां पे पहुंच के दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप फोर्स को रिमूव कर दो। आपने पहले स्क्वीज किया, हर तरफ से फोर्स लगाई, साइज कम हो गया, फोर्स को रिमूव कर दो। दो पॉसिबिलिटीज हैं। फोर्स को रिमूव करने से पहली पॉसिबिलिटी ये कि बॉल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, रीगेन कर ले अपनी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आई थी वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन थी। इस डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, कि फोर्स अप्लाई करो और बॉडी क्या हो जाए, रिटेन कर ले, वापिस आ जाए फोर्स रिमूव करने पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन। क्या कहलाता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप फोर्स अप्लाई करो, और फोर्स अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करने से क्या हो, बॉडी डिस्टर्ब हो, साइज उसका चेंज हो, डिफॉर्मेशन आए, लेकिन आपने फोर्स रिमूव की, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा चेंज हुआ था वैसे ही रह गया। क्या मतलब? उस केस में बॉडी के एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस थे वो परमानेंटली चेंज हो। फोर्सेस अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन हुई, एटम्स के दरमियान डिस्टेंसेस चेंज हुए, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव किया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन ना कर सका, बल्कि वो क्या हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ऐसी डिफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या इसे परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। याद रखिएगा, बॉडी का अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस रिटेन कर लेना इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और बॉडी का अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आना बल्कि किसी परमानेंट डिफॉर्मेशन में शिफ्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब पैरामीटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास जो डिफॉर्मेशन का बाइस बन रहे होते हैं? उनमें हम जिन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 स्ट्रेन। ये दो पैरामीटर बहुत अहम है। और उसके साथ साथ हम लोग जो थर्ड पैरामीटर डिस्कस होता है, दैट इज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक मॉडुलस। अब ये है क्या, बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आ जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज फोर्स ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। यूनिट एरिया पे अमल करने वाली फोर्स जिससे बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। दैट इज फोर्स ऑन एरिया। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। अच्छा, जब हम लोग इसकी टाइप्स पे बात करते हैं ना, तो टाइप्स में क्या क्या चीजें आ जाती है? नंबर 1
एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, और ये टेंसाइल स्ट्रेस जो होती है दैट इज लीनियर डिफॉर्मेशन होती है। टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं। ये होती है लीनियर डिफॉर्मेशन। क्या मतलब? यानी यूनिट एरिया पे फोर्स अमल करे, बॉडी की लेंथ में चेंज आए। अच्छा याद रखिएगा, लेंथ में चेंज आने की दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, लेंथ में इजाफा हो सकता है। नंबर टू, लेंथ में कमी हो सकती है। अगर लेंथ में इजाफा हो, लीनियर डिफॉर्मेशन मैंने कहा लेंथ में इजाफा हो तो टेंसाइल होती है, और अगर लेंथ में कमी हो तो कॉम्प्रेसिव होता है। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। यानी यूनिट एरिया पे अमल करने वाली ऐसी फोर्स के जिससे बॉडी में क्या हो रहा हो, यूनिट एरिया पे अमल करने वाली ऐसी फोर्स के जिससे बॉडी में लीनियर डिफॉर्मेशन पैदा हो रही हो, वो क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। नंबर टू आ जाता है क्या? दैट इज वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक ये लीनियर नहीं होती। लीनियर भी वन डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल डिफॉर्मेशन होती है। वॉल्यूम में चेंज आएगा। यानी अभी जिस तरह यहां पे मैंने बात की थी इस वाली डायग्राम में, स्क्वीज किया, साइज कम हो गया। यूनिट एरिया पे अमल करने वाली ऐसी फोर्स जिससे बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। एंड द थर्ड वन that is shear stress। अब shear stress में क्या होता है? चेंज इन शेप, शेप में चेंज आता है, नॉट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप में चेंज आता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? समझ आ गई बात की? सर अच्छा, स्ट्रेस का यूनिट भी पास्कल हो सकता है? जी बिल्कुल, मैंने लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो लिखा हुआ है मैंने। सर पास्कल तो प्रेशर का था सर। तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया, प्रेशर भी यही था, फोर्स ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। प्रेशर टर्म आमतौर पे गैसेस के लिए इस्तेमाल होती है, और स्ट्रेस टर्म जो है आमतौर पे सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल हुआ करती है। तो यहाँ पे हम सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, गैसेस को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट लिखिएगा, याद रखिएगा, चले बाद में लिखवाता हूं, इसी आगे चलती हैं। दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? आपने बॉडी को डिफॉर्म किया, बॉडी में कितनी डिफॉर्मेशन आई उसकी मेजरमेंट क्या होगी? दैट इज measure of deformation in the body। किसी भी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आती है ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से, इज कॉल्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इसकी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। नंबर वन, टेंसाइल
टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, ये दोनों किस में होती हैं? लीनियर में। और मैंने यहां पे थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि अगर लेंथ में इजाफा हो रहा हो तो हम उसे क्या लेते हैं? टेंसाइल, और अगर लेंथ में कमी हो रही हो तो उसे कॉम्प्रेसिव, यानी चेंज इन लेंथ हो, लीनियर डिफॉर्मेशन हो। तो स्ट्रेन का फार्मूला दैट इज, यहां पे अगर आप लोग लिखोगे ना तो हम लोग इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ ओवर ए लिख दोगे इसे। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा एल ओवर एल। यूनिट क्या बनेगा? स्ट्रेन, क्योंकि सेम क्वांटिटीज की रेशियो होती है, किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता इसका। एक एमसीक्यू लिखिएगा जी। इफ length of wire becomes 3 times by stretching it, the strain in the wire is option 1, 2, 3, 4। 3 बताओ जी क्या आएगी? सर 3 2 कौन 3 कौन बोला है? सर 2 आएगा। 3 कौन बोला था? सर मैं बोली। हाँ मरियम। जी सर। चल चल बता मरियम, कैसे आया 3? सर 3 गुना बढ़ा दिया ना, तो 3L ओवर L, तो L से कट तीन गया। तीन जी नहीं, 3 गुना नहीं बढ़ाई मैंने, 3 गुना कर दी है। 3 गुना बढ़ाने में और 3 गुना जी करने सर। में फर्क होता है, ये बता चुका हूं मैं पहले आप लोगों को। जी सर। कल सवेरा बता जरा कैसे आएगा 2? सर वो डेल्टा एल ओवर एल है ना, तो अब हाँ हाँ उसकी लेंथ 3L हो गई है। 3L माइनस एल, एल पहले थी, हाँ ठीक है और उसको डिवाइड कर दिया एल पे, तो ठीक 2L है, ओवर एल, एल एल से कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। शाबाश, सही हो गया। आई समझ के नहीं? सर हमने दे- हम डेल्टा L की जगह पे 3L भी तो पुट कर सकते हैं, तो या आप 2L भी। नहीं ना कर सकते, आप नहीं ना कर सकते, 3L नहीं पुट कर सकते। देखो सोल्यूशन अब देख लो इसका एमसीक्यू का। इनिशियल लेंथ थी L, आपने खींच के कितनी कर दी? 3L। तो आपको तो चेंज चाहिए ना, चेंज कितना आएगा? 3L माइनस एल इक्वल्स टू 2L। तो स्ट्रेन मालूम करनी है आपने, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल ये थी, तो चेंज कितना है? 2L डिवाइडेड बाय L, दैट इज 2। यूएचएस का क्वेश्चन है 2014 का। समझ आ गई बात की? ये जी सोल्यूशन सर। इसका आप यहाँ पे लिखा है। लो जी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहा हूँ। जल्दी से, ठीक है। अब जरा देखिएगा आगे। यहाँ पे मैंने टेंसाइल स्ट्रेन का लिखा, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास क्या? अच्छा ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है ना, मैंने अभी अभी जो एमसीक्यू किया,
उसमें इस तरह लिखा ना मैंने, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 2l/2 कट के 2l/l कट के 2 आ गया। इसे मैं अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो आपके पास 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज आ जाती है कि आपने कितने परसेंट उसमें डिफॉर्मेशन पैदा की। इस तरह का न्यूमेरिकल भी था एक, ठीक है। इससे आगे आ जाता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? ये सिंपल उसी तरह 3 डायमेंशन है। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसे आप लोग कहां से देखते हो, किस किस पैरामीटर में देखते हो? कभी आप लोगों ने देखा हो ना, एक बैलून लिया हो, उस बैलून में आप एयर फिल करना शुरू कर देते हो, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी, 3 डायमेंशन में होती है। उसके बाद आ जाएगी क्या? shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन में मैंने बताया था कि सिर्फ बॉडी में डिफॉर्मेशन आती है, लेकिन बॉडी वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं होता बॉडी का। और इसके लिए जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, दिस वन, अगर बात की जाए एक क्यूब की, आपने क्या किया, इस क्यूब को एक कॉर्नर से पकड़ा और इस पे फोर्स लगा के टेढ़ा कर दिया इसे। जब आपने इसे टेढ़ा कर दिया तो इसकी ये शेप बन जाएगी। ये टेढ़ा हो जाएगा। अब आपने जब ये ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां पे लेके गए इसे, थीटा डेविएशन आ गई, इसकी साइड ए थी, ये डेल्टा ए आ गया। तो स्ट्रेन आपके पास क्या होती है? shear स्ट्रेन, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो ये तो टेन थीटा आएगा, इसे गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं कहूं इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत थोड़ी चेंज आती है, तो इसका मतलब है टेन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेट सेम होंगे, यानी गैमा अप्रोक्सीमेट थीटा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, फर्ज करो मेरे पास ये एक वायर है, मैंने इस वायर के साथ एक लोड अटैच किया। अब जाहिर बात है, आप लोगों ने कभी देखा हो ना, रस्सी के साथ किसी चीज को बांध के लटका दो और वो वेट बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा रस्सी टूट जाएगी, उसे बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है। और याद रखिएगा, किसी भी रस्सी को तोड़ने में फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, हमेशा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होती है, यूनिट एरिया पे अमल करने वाली फोर्स। मैं कहता हूं मेरे पास ये वायर थी, इसकी लेंथ L है, और मैं कहता हूं जी मैं इसके साथ 100 न्यूटन की फोर्स लटकाता हूं, तो ये टूट जाती है। बताएं, मैंने इसको काट के आधा कर दिया, अब मैं कितनी फोर्स इसके साथ लटकाऊंगा कि ये टूट जाए? देखो, जब मैंने इसे काट दिया, मैंने इसकी लेंथ को चेंज किया, मैंने इसका एरिया तो चेंज नहीं किया। 2 -
break a wire. Stress is responsible, not force. ठीक है, ये नोट लिख लोगे। किसी भी वायर को तोड़ने के लिए, या ब्रेक करने के लिए स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होती है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। एमसीक्यू देखिएगा जी, एमसीक्यू। W weight is required to break a wire of length length L. If the wire becomes half, the breaking weight will be, हाँ जी, क्या आएगा? ऑप्शन ए W, 2W, W/2, 4W। क्या होगा सर? अल्फा ऑप्शन सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रही बात की? यानी स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा, अब जरा गौर से देखिएगा। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? F/A। भाई आपने जब वायर को आधा किया तो एरिया पे तो चेंज नहीं आया, और आपने क्या रखना है? स्ट्रेस कांस्टेंट रखनी है। इसका मतलब है ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक द वायर, F इक्वल्स टू सिग्मा ए, और स्ट्रेस तो क्या रखनी है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? F इज प्रोपोर्शनल टू ए। यानी जितना एरिया बड़ा करते जाओगे ना, उतनी फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, और जितना एरिया छोटा करते जाओगे, कम करते जाओगे, उतनी फोर्स कम चाहिए होगी। यही वजह है कि बारीक तार को तोड़ने के लिए कम वेट रिक्वायर्ड होता है, और मोटी तार को तोड़ने के लिए ज्यादा वेट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चल रहा हूँ उस पे सर। इलास्टिक स्ट्रेस मॉडुलस का। कांस्टेंट सर, स्ट्रेस कांस्टेंट कैसे है? मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास ये वायर थी ना, मैंने इस वायर को तोड़ना है, तो एक स्पेसिफिक वायर के लिए कांस्टेंट स्ट्रेस चाहिए होगी। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किसी वायर को तोड़ने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, वायर को तोड़ने के लिए आपको स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है। अगर ये एक वायर है तो इसके लिए स्पेसिफिक है स्ट्रेस की वैल्यू तोड़ने के लिए, ये एक वायर है तो इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू स्पेसिफिक है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर वायर के लिए कांस्टेंट है। मैंने क्या किया? उसे तोड़ दिया, काट दिया, और काटने से क्या हुआ? मैंने वायर का एरिया तो चेंज नहीं किया, लेंथ चेंज की ना। और स्ट्रेस तो डिपेंड लेंथ पे नहीं करती, किस पे करती है? एरिया पे करती है। जब एरिया सेम रहा तो इसका मतलब है स्ट्रेस की वैल्यू सेम लाने के लिए मुझे फोर्स भी उतनी, अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू सेम करने के लिए मैं एरिया डबल कर रहा हूं, तो मुझे स्ट्रेस की वैल्यू सेम रखने के लिए फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी? डबल करनी पड़ेगी। सर ऊपर तो लेंथ का जिक्र हुआ, एरिया का तो जिक्र नहीं हुआ। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं बार बार कि मैंने लेंथ चेंज की है, मैंने उसका एरिया तो चेंज नहीं किया, उसे मोटा बारीक तो नहीं किया, उसकी लेंथ ही काटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेस के लिए, हाँ अगर मैं कहता कि जी मैंने उसे खींच के उसकी लेंथ ज्यादा कर दी, तो उसका मतलब है फिर एरिया कम हो जाना था, और जब एरिया कम हो जाना था तो मुझे स्ट्रेस कांस्टेंट रखने के लिए एरिया कम हो जाना था,
तो स्ट्रेस कांस्टेंट रखने के लिए मुझे फोर्स भी क्या करनी पड़नी थी, कम कर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहा हूँ। इलास्टिक मॉडुलस पे और कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी आएंगे आपके। ठीक है जी। थर्ड पैरामीटर जो हमारा आ रहा है दैट इज इलास्टिक मॉडुलस। सर इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बता दें कि सबकी शेयर स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेन की सबकी रिप्रेजेंटेशन बता दें। क्या मतलब? सर सिग्मा से शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी हाँ, सबका और दूसरे का आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, उन्हें वैसे ही नाम लिखे हुए। यहाँ इलास्टिक मॉडुलस का दिया हुआ है आपकी बुक में, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। इलास्टिक मॉडुलस या इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके लिए हमारे पास एक लॉ है दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें कहता था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अच्छा इलास्टिक लिमिट क्या होता था? वो पॉइंट जहां तक आप किसी बॉडी पे से आपने बॉडी को डिफॉर्म किया, यानी वो पॉइंट जहां तक आप बॉडी को डिफॉर्म करो, डिफॉर्म करने के बाद उस पे से फोर्सेस रिमूव करो और बॉडी रीगेन कर ले वापस कहाँ पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर बॉडी से फोर्स रिमूव करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर उस पॉइंट को क्रॉस कर जोगे तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। हुक्स लॉ में बताता था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद के इनके दरमियान ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी, ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया तो इसका मतलब है इसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होगी। and that is called elastic modulus. That is, और याद रखिएगा इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है किस किस पे? नंबर वन, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नंबर टू, टेम्परेचर। और कौन सा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पड़ी है जो इन्हीं दो पैरामीटर पे डिपेंड करती थी? रेजिस्टिविटी। जी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का आप लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती थी और टेम्परेचर के कम होने से कम होती थी, लेकिन इलास्टिक मॉडुलस हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने से कम होता है। अच्छा, आप कह सकते हो इलास्टिक मॉडुलस का मतलब होता है किसी चीज का सख्तपन। जितना इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा ना, वो चीज उतनी रिजिड होगी, सख्त होगी। अब कायनात में हमारे पास सबसे सख्त चीज कौन सी है? डायमंड। तो डायमंड का इलास्टिक मॉडुलस सबसे ज्यादा है। समझ आई बात की? इसे हम लोग इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं, इलास्टिसिटी भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो चीज जितनी रिजिड होती जाएगी उसका इलास्टिक मॉडुलस हमेशा उतना
ज्यादा होता जाएगा। अब हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका 9 यूनिट। इसका मतलब है यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं कि जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही इलास्टिक मॉडुलस का होगा। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगी, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? आपको पता है ग्राफ को सॉल्व करने की कितनी टेक्निक्स हैं? 2। कौन कौन से? स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया। यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, क्या चीज आ जाएगी? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या तरीकाकार होता है? जो पहले लिखा होता है वो y पे होता है, जो बाद में लिखा होता है वो x पे होता है। स्लोप मालूम करने की टेक्निक, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यही आएगा ना, y ओवर x, दैट इज इलास्टिक मॉडुलस। समझ रहे? इसका मतलब है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का की स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, इलास्टिक मॉडुलस के बारे में। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक एमसीक्यू बनाते हैं। यहां पे स्ट्रेस, यहां पे स्ट्रेन, मैं कहता हूं मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, दो डिफरेंट मटेरियल है। बताएं किसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा? ए वाली का। अगर मैं ऑप्शंस बना दूं, इसे एमसीक्यू का नाम दे दूं, तो मैं इलास्टिक मॉडुलस का अगर पूछूं तो इन दोनों में से इलास्टिक मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? बी का। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा। और स्लोप का मतलब जिसकी ढलवान ज्यादा होगी, और ढलवान किसकी ज्यादा है यहाँ पे? मैंने आपको बताया था कि जो जितना वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा ना, उसकी स्लोप उतनी ज्यादा होती जाती है, और जो जितना एक्स एक्सिस के करीब होता है उसकी स्लोप उतनी कम होती है। तो यहाँ पे स्लोप किसकी ज्यादा है? बी की। बी की ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो इलास्टिक मॉडुलस बी का है वो ग्रेटर है किससे, इलास्टिक मॉडुलस ए का। समझ आई बात? अच्छा, इसी एक एमसीक्यू को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह भी कह सकता हूं। मैं कहता हूं यहां पे था दो डिफरेंट मटेरियल, अब मैं ले लेता हूं एक ही मटेरियल दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। एक ही मटेरियल है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने उनके इलास्टिक मॉडुलस मालूम किए। ये T1 ये T2, बताएं क्या रिलेशन होगा? सर T1 इज ग्रेटर देन T2 आएगा। क्या होगा? जी सर, हाँ जी, T1 का ही ज्यादा होगा। T1 का T1 का अभी ज्यादा होगा T2 ज्यादा से। अभी होगा। हाँ गुड, अभी डिस्कस किया ना हम लोगों ने कि टेम्परेचर के बढ़ने से इलास्टिक मॉडुलस कम होता है। इसका मतलब है जिसके इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कम होगी ना, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? ठीक है, चले आगे जरा देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसकी टाइप्स पे बात कर रहा हूँ, फिर वो बताता हूँ आपको जल्दी से। ले लिया जी स्क्रीनशॉट?
चले नेक्स्ट हम लोग इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। तो देखते हैं इसकी टाइप्स में हमारे पास रिलेशन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या सिचुएशन होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? लीनियर डिफॉर्मेशन के हवाले से, यानी टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यानी y इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एफ ओवर ए डेल्टा एल ओवर एल। तो y किसके बराबर आ जाएगा? f इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। चले एक एमसीक्यू जरा नोट कीजिएगा। A piece of wire having Young's modulus y, if wire is cut into two pieces, its pieces, the Young's modulus of each piece will be option A y by 2, option B 2y, option C y, option D 3y। हाँ जी, ऑप्शन सी। डबल हो ऑप्शन सी जाएगा। जी क्या होगा? सर बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन, नैयर जावेद। कैसे होगा बीटा ऑप्शन? सर जो डेल्टा एल है वो एल बाई 2 आ जाएगी, तो जो 2 है वो डिवाइड बाई डिवाइडर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये बाकी चीज सेम है वाई। किन चक्रों में पड़ गई है तू? चलो ये आयजा बता जरा क्या आएगा। आयजा नवाज खान। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ये सारे वो लेक्चर ऑन करके ना वो अपने अपने कामों में लगे होते हैं। चल अफजा तू बता क्या आएगा, सुन रही है? सर मेरा भी इसी तरह आ रहा है बीटा। अभी बताता हूँ। हाफजा सुन रही है कि नहीं? यस सर। और तुझे नहीं कह रहा, दूसरी हाफजा। सर जी यही बनता है। क्या? सर 2y बनता है। चल आमना बता, आमना जमील। सर अल्फा बनता है अल्फा बनता है। जी। और कोई बताएगा? मरियम शफीक। सर मैंने बताया अल्फा बनता है। अच्छा फिर तूने गलत ही बताया है। आमना जुल्फकार सुन रहे हो? यस सर।
चार्ली सर। चार्ली वाई कैसे? कैसे वाई कैसे आएगा? सर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट? यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है आएगा चार्ली। अब जरा सुन लो। सर सर क्योंकि नेचर यंग्स सेम है। मॉड्यूलस सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ हाँ। मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। गुड, जी बिल्कुल। अब देखो मेरे पास अगर ये कॉपर की वायर है, इसके मैं जितने मर्जी टुकड़े कर दूंगा रहेगी तो कॉपर ही ना इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना इसकी नेचर चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वायर हो उसे जितने मर्जी पीस कर दो नेचर उसकी चेंज नहीं होगी। जब नेचर चेंज नहीं होगी तो इलास्टिक मॉडुलस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर मैं डेल्टा एल को सेपरेट करूं, देखो कुछ एमसीक्यूज बनेंगे यहां से ना, एफ इंटू एल वाई इंटू ए। अब अगर मैं क्या करूं, कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखूं, ये तो पहले ही कांस्टेंट है। इसका मतलब है L इज प्रोपोर्शनल टू F इंटू एल ओवर ए। यानी अगर F और A कांस्टेंट होंगे तो जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। ये तब होगा एफ ए कांस्टेंट। और ये एक्सटेंशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कब? जब एल ए कांस्टेंट होंगे। और एक्सटेंशन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कब? जब एफ और एल कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब है अगर सेम फोर्स अप्लाई करो, सेम लेंथ हो, तो जो मोटी तार होगी उसमें एक्सटेंशन कम आया करेगी और जो बारीक तार होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आया करेगी। ये हर एक रिलेशन एक एमसीक्यू है। समझ आ गई बात की? सर ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन निकला है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये बता दें। जी देखिएगा y तो पहले ही कांस्टेंट है ना एक पर्टिकुलर वायर के लिए। अगर मैं कहूं f और a ये भी दोनों कांस्टेंट हो जाए तो फिर इसका मतलब है डेल्टा एल के बराबर होगा। यानी जितनी बड़ी वायर होगी सेम फोर्स लगाने से उसमें एक्सटेंशन उतनी ज्यादा आएगी और जितनी वायर की लेंथ छोटी होगी एक्सटेंशन कम आएगी। और अगर आपके पास L और A कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है कि फिर वायर में जो चेंज आ रहा है, एक्सटेंशन जो आ रही है वो फोर्स के डायरेक्टली, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा एक्सटेंशन आ जाएगी, जितनी कम फोर्स लगाओगे एक्सटेंशन कम आएगी। और अगर आप फोर्स और लेंथ इन दोनों को कांस्टेंट रख दो तो फिर एक्सटेंशन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना एरिया ज्यादा होगा एक्सटेंशन कम आएगी, जितना एरिया कम होगा एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि जो थिक वायर होगी उसमें एक्सटेंशन कम आएगी और जो थिन वायर होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। ठीक है। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो ये तो यंग्स मॉडुलस था। इसके बाद आ जाता है बल्क मॉडुलस। सर जो सेकंड रिलेशन है इसमें लेंथ कांस्टेंट है तो एक्सटेंशन कैसे आएगी? क्या मतलब? और ये लेंथ से मुराद इनिशियल लेंथ जितनी पहले थी वो है। अगर फर्ज करो पहले लेंथ आपने 10 रखी हुई थी तो बाद में भी आप लोग जब दोबारा कैलकुलेट करोगे तो लेंथ 10 ही लेनी है, इनिशियल लेंथ उसके लिए भी 10 लेनी है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इसे शायद के से रिप्रेजेंट किया हुआ है, के से किया हुआ है, जी से किया हुआ है। कैसे किया मतलब? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
that is F over A delta V over V, F into V A into डेल्टा V। ये अभी कौन बोला था कि सर ये लेंथ कांस्टेंट है? जी सर इट्स मैं बोली हाँ, इर्सा क्या क्वेश्चन क्या किया था आपने? सर मैंने ये कहा था कि लेंथ कांस्टेंट है तो चेंज इन लेंथ कैसे, एक्सटेंशन कैसे प्रोड्यूस होगी? ये लो, अब ठीक है। अच्छा ओरिजिनल लेंथ क्या? ओरिजिनल लेंथ आपने कहा है कि कांस्टेंट होती है। ये ओरिजिनल लेंथ के साथ सिर्फ एक रिलेशन बनेगा आपके पास, ठीक है? ओरिजिनल लेंथ किसी स्पेसिफिक वायर के लिए चेंज नहीं होगी। अगर एक वायर ली है फॉर एग्जांपल 2 मीटर की आपने, तो उसकी ओरिजिनल तो 2 मीटर ही है ना, उसे एलिमिनेट कर दो। हाँ, जब आपके पास फर्ज किया पहले ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास 10 सेंटीमीटर, आपने उस पर फोर्स लगाई, दोबारा से आपने ओरिजिनल लेंथ एक और एक्सपेरिमेंट करना था, उसके लिए 20 सेंटीमीटर ले ली, तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी एक्सटेंशन उतनी ज्यादा आया करती है। ये रिलेशन बन गया। ये सिर्फ आसानी के लिए मैंने लिख दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए, अदरवाइज लिखा पहले भी ठीक हुआ था, ये नहीं कि पहले गलत लिखा हुआ था। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस क्या होता है? इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, shear stress over shear strain। ये जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना? जरा मुझे बता दीजिएगा अगर बुक आप लोगों के पास है इस वक्त। जी सर, जी सही है। तो ये F over A over tan थीटा, यानी F over A tan थीटा। एक एमसीक्यू मजीद देखिएगा जी। Which of the following have highest which of the following is more elastic? Option A iron, option B rubber, option C steel, and option D plastic। स्टील, हाँ जी, रबर, आयरन, आयरन, मोर इलास्टिक से क्या मुराद है? तो सबसे ज्यादा रिजिड होगा। जी, मोर इलास्टिक एक दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है। मोर इलास्टिक से मुराद जो ज्यादा से ज्यादा अपनी हालत को बरकरार रख सकता हो। जो जितना रिजिड होगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, यानी दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा उसे मोर इलास्टिक बोलते हैं। तो इन तीनों में सबसे रिजिड कौन सा है चारों में? आयरन। नो, नॉट आयरन। स्टील, आयरन Steel, फ्लेक्सिबल sir. होता है, स्टील इज द मोर रिजिड। स्टील आयरन से भी रिजिड होता है। इसका मतलब है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है किसकी निस्बत। हाँ, बच्चे पता क्या कहते हैं, इलास्टिक का टर्म समझते तो वो समझते शायद वो फ्लेक्सिबल, तो रबर की बात कर देते हैं। नहीं, रबर लेस इलास्टिक है, और इलास्टिक से मुराद अपनी हालत को बरकरार रखना, यानी फोर्स लगाओ उसके बावजूद अपनी हालत को बरकरार रखे। तो जितना रिजिड होगा उतनी हालत को बरकरार रखने की सलाहियत ज्यादा होगी, और जो जितना फ्लेक्सिबल होगा इसका मतलब है वो लेस इलास्टिक है, अपनी हालत को बरकरार रखने की सलाहियत उसकी बहुत कम होगी।
क्लियर हो गया सर जी? रबर भी तो अपनी हालत बरकरार रखता है। कब रखता है? आपको किसने कहा रबर? रबर को फोर्स लगाओगे डीफॉर्म होगा। देखो ना, मेरे पास ये एक लोहे का, मेरे पास ये रबर का पीस हो, मैं इसे खींचूंगा, क्या इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या उसने हालत बरकरार रखी? नहीं। हाँ, वो तो ये कि छोड़ेंगे तो वापिस आएगा। लेकिन अगर यही मेरे पास एक स्टील की वायर हो, मैं उस पर फोर्स लगाऊं, क्या वो स्ट्रेच होगी? कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब है उसने अपनी हालत को बरकरार ज्यादा रखा। तो जो जितना सख्त होगा, रिजिड होगा, वो ज्यादा इलास्टिक, और जो जितना फ्लेक्सिबल होगा वो उतना लेस इलास्टिक होगा। यहां तक आज का काम है जी आपका। कल सर इंशाल्लाह अगर आपका ये यूनिट वाइंड अप कर देंगे जी। सर अगर ये पूछा गया होता कि कौन मतलब वापस अपनी हालत में आ जाएगा तो फिर क्या आंसर होता? जो क्या क्या कहा? किस हालत में आ जाएगा? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। हाँ हाँ, तो तो फिर भी फिर क्या आना उसका था? फिर भी स्टील ही आना था, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन ना होने के बराबर हुई। उसका वापस आना आसान है, रबर में तो डिफॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी, अब देखो ना कि मेरे पास बोर्ड है, सख्त है ना, मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये फोर्स लगा रहा हूँ, क्या इसकी हालत में चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है मोर इलास्टिक है। समझ आए? स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप खींचते हो, खींच के आपने सीधा सीधा कर दिया उसे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोर इलास्टिक था। हाँ, खींच के छोड़ा, वापिस आ गया, डिफॉर्मेशन उसमें ज्यादा आ रही है। लेकिन लोहे का पीस होगा तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, ना होने के बराबर आएगी, बल्कि आएगी नहीं, हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो सिंपल वर्डिंग में याद रख लो कि जो जितना रिजिड होगा वो अपनी हालत को उतनी ज्यादा बरकरार रखता है, और वो ज्यादा इलास्टिक होगा। सर वो ग्राफ्स अभी मैं पहुंचा नहीं वहां पे। अभी जब नहीं वो नहीं ब्रिटल और डक्टाइल करवाऊंगा, फिर वो ग्राफ बनवाऊंगा। अभी याद है मुझे नहीं वो नहीं अच्छी कह रही, तरह। जैसे मैंने आपको भेजे थे व्हाट्सएप पे। कौन से ग्राफ? अच्छा, जो आपने भेजे थे मुझे। नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया उसे देखने का ना, तो देखूंगा तो फिर बताऊंगा। सर ये जो आपने यंग मॉडुलस में डेल्टा एल का रिलेशन बनाया, ये हम बल्क मॉडुलस में भी बना सकते हैं डेल्टा वी के लिए? जी बिल्कुल, सारे रिलेशन यहाँ पे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। फिर इसे पढ़िएगा जरूर, कल इंशाल्लाह चलेंगे आगे। ओके जी, इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा मुझे।